खिलचीपुर क्षेत्र से आप एक दबंग और जुझारू नेता है। हमने सुना है कि अगर आपको कोई काम करवाना रहता है और काम नहीं होता है तो आप दादागिरी करके भी काम करवा लेते हैं। खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक के तौर पे किन्हें देखना चाहते हैं? हजारीलाल जी दांगी, बालचंद जी दांगी, दिनेश पुरोहित, या फिर आप अपने आप को ही देखते हैं? आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हजारीलाल दांगी एक ऐसा नेता है जो जन जन की समस्या का समाधान करते हैं। नहीं तो आपका सीधे तौर पे यही कहना है कि ये जो बाकी लोग हैं, बाकी कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो प्रबल दावेदार हैं, क्या इनमें वो काबिलियत नहीं है कि वो विधायक बन सके? अच्छा, जनता बीजेपी को क्यों जिताए? कोई भी ऐसे दो काम मुझे बताइए कि जिसका फायदे के रूप में जनता पर सीधा असर हुआ। अच्छा, जिस हिसाब से मेहनत करता है किसान, आपको नहीं लगता 22 रुपये किलो का जो गेहूँ है ये सस्ता है? तो अभी आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि अभी जो भी भाव है किसान के लिए वो कम है? नहीं तो अगर आप इस चीज़ को मानते कि 2200 रुपये प्रति कुंटल गेहूं की जो भी रेट है ये कम है किसानों के लिए, तो जब जीतू पटवारी ने सदन में 3000 प्रति कुंटल का एक मुद्दा उठाया था किसानों का, तो फिर उनको सदन से निलंबित क्यों करवाया गया? अच्छा, विपक्ष का आरोप था कि जब से बीजेपी की सरकार आई है मध्य प्रदेश में, तब से भ्रष्टाचार अपनी सीमा को लांघ चुका है। तो ऐसा क्या भ्रष्टाचार हो रहा बीजेपी? आप तो एक सांसद प्रतिनिधि हैं, इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे कि जो यात्री प्रतीक्षालय बनता है इसकी लागत लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए की आती है, और वही प्रधानमंत्री आवास की जो लागत है वो 1,20,000 से लेकर 40 के बीच में आती है। बाकी तो चाट पीट कर जाते हैं गांव के नेता या फिर जो भी बिचौलिए रहते हैं। तो इसे कैसे देखते हैं आप? सर, 1.5 लाख तो नहीं दे रही है, क्योंकि आवास में लगभग 1.5 लाख का बोला गया है, लेकिन 12,000 पता नहीं कौन सी वो जो भी स्वच्छता मिशन के थे, जो उसके भी पैसे इसमें से माइनस कर रहे हैं। हालांकि वो एक अलग योजना थी, फिर भी इसमें से माइनस किया जा रहा है। अगर इसमें भी ऐसा होता है, अगर दो भाई है, दोनों अलग हैं, दोनों के नाम पे अगर आती है आवास, तो दोनों के 12-12 माइनस किया जा रहा है, जबकि पहले एक ही उन्होंने शौचालय बनवाया। अच्छा, अभी मोदी सरकार ने नोटबंदी 2 की है, 2000 के नोट पे प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले जब शुरू हुआ था 2000 का नोट, तब बोला था काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपए खाते में आएगा हर एक व्यक्ति के, और अभी बंद किया तब भी बोला कि काला धन या भ्रष्टाचार हम कम करें, लेकिन अभी तक मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया 15 लाख का। नहीं, लेकिन जनता के खाते में तो नहीं आया ना। उन्होंने तो यही बोला था कि हर एक गरीब के खाते में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे, काला धन आ जाएगा। तो में एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, साक्षी का मर्डर हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे? सर, सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथ में है वहाँ पे। नहीं तो वहाँ पे सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में, केजरीवाल क्या करेगा उसमें? इस साल में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 महीने में कई सारी योजनाएं लागू कर दी। तो इससे पहले सरकार कहाँ गई थी? ये याद नहीं आ रही थी योजनाएं लागू करना है। आप बात कर रहे हैं लाडली बहना योजना का, तो इसमें 3.5 करोड़ लगभग महिलाएं हैं अपने एमपी में। उसमें से सिर्फ 1 करोड़, 1.25 करोड़ मान लीजिए, 1.25 करोड़ को दिया जा रहा, बाकी की महिलाएं कहाँ से आई? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू तो ऑलरेडी हिंदुस्तान है, इसको और कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? तो बहुसंख्यक तो हिंदू है ना, वो तो अल्पसंख्यक है, फिर भी आप कैसे आप डरते हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मेरा नाम है विष्णु। इस समय मेरे साथ उपस्थित हैं खिलचीपुर मंडल के अध्यक्ष श्री बद्रीलाल जी दांगी, और ये सांसद प्रतिनिधि भी है। अब इनसे कुछ राजनीति के विषय पर कुछ सवाल जवाब होंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि खिलचीपुर क्षेत्र से 2023 विधानसभा चुनाव में बद्रीलाल जी दांगी क्या अपने आप को एक विधायक के दावेदार के तौर पर देखते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी एक विश्वव्यापी पार्टी है। यहाँ पे पार्टी संगठन की विचारधारा से चुनाव लड़ती है। जिसको भी पार्टी टिकट देती है वो चुनाव जीतता है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा मकसद है, हमारे पूर्व विधायक हजारीलाल जी दांगी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है और दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले वो चुनाव लड़े और वो इस खिलचीपुर विधानसभा को जिताकर विधानसभा में लेकर जाए। हम सबसे बड़ी तो ये आशा करते हैं उनके लिए क्या, और पार्टी अगर विचार करती है तो देखा जाएगा। खिलचीपुर क्षेत्र से आप एक दबंग और जुझारू नेता है। हमने सुना है कि अगर आपको कोई काम करवाना रहता है और काम नहीं होता है तो आप दादागिरी करके भी काम करवा लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, काम अगर कार्यकर्ता, आम जनता अगर अपने पास काम के लिए आए हैं, किसी कोई समस्या लेकर आए, तो अपना सबसे बड़ा धर्म है कि उसका काम कैसे भी हो, वो दोबारा चक्कर नहीं लगाना पड़े, किसी भी कंडीशन में उसका काम होना चाहिए, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, पर सुनिश्चित है कि उसका काम हो जाए और वो संतुष्ट होकर जाए। अच्छा, खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक के तौर पे किन्हें देखना चाहते हैं? हजारीलाल जी दांगी, बालचंद जी दांगी, दिनेश पुरोहित, या फिर आप अपने आप को ही देखते हैं? नहीं, मेरा सोचना है आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हजारीलाल दांगी एक ऐसा नेता है जो जन जन की
समस्या का समाधान करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि ऐसा नेता हमारे बीच में आए जो रात की 12 बजे भी फोन उठा ले और हर समस्या का समाधान करे। पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से जी जान लगाकर उनके लिए चुनाव लड़ेगी और हजारीलाल डांगी 40,000 वोटों से भी ऊपर से जीतेंगे। रही बात हमारी, तो वो तो फैसला श्री हजारीलाल जी डांगी करेंगे, हमारा तो क्या होना है। नहीं तो आपका सीधे तौर पे यही कहना है कि ये जो बाकी लोग हैं, बाकी कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो प्रबल दावेदार हैं, क्या इनमें वो काबिलियत नहीं है कि वो विधायक बन सके? नहीं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, सब में काबिलियत है, मगर आज जो जनता की डिमांड है, जनता जिनको चाहती है, जो जनता के बीच में 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं और किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का अगर कोई भी आदमी उनके पास जाता है तो निश्चित ही वो आदमी संतुष्ट होकर आता है, क्योंकि वो पब्लिक उनकी मांग कर रही है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, सभी को मांगने का अधिकार है, सब मांगे, मगर जो जीतने की बात है वो सिर्फ हजारीलाल डांगी 100% जीतने का वादा करते हैं हम। अच्छा, जनता बीजेपी को क्यों जीता है? कोई भी ऐसे दो काम मुझे बताइए कि जिसका फायदे के रूप में जनता पर सीधा असर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को क्यों जीता है जनता? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप 2013 के पहले जाइए, यही हमारा राजगढ़ जिले के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी होया करते थे। दिग्विजय सिंह जी के राज में सड़क नहीं होया करती थी, बिजली आती नहीं थी, बेरोजगारी का तो कोई मतलब यही नहीं था, इतने सारे लोग बेरोजगार थे। हमारे किसान सिर्फ 2 महीने यहाँ रहते थे और बेरेशा विदिशा में गेहूं काटने के लिए जाते थे, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं था। हम कैसे खेती करें? जब से शिवराज सिंह चौहान और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने 2 बड़ी परियोजना दी है हमारे, मोहनपुरा डैम, कुंडले डैम। आज हमारे राजगढ़ जिले के पास इतना पानी है कि हमारा किसान को विदिशा बेरेशा जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज हमारा किसान यहीं पे सक्षम बनेगा और यहीं पे आत्मनिर्भर बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो ये कब बनेगा? क्योंकि जब किसान फसल कमाता है और जिस टाइम पे उसकी फसल आ जाती है, जब बेचने जाता है, तो वहाँ पे 1900 रुपये प्रति कुंटल उसके गेहूं की खरीदी होती है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार आज जो गेहूं का भाव है 2200 के लगभग चल रहा है। आज का जो भाव है 2200 के ऊपर चल रहा है, मगर कैसे नहीं कैसे सरकार की एक ही मंशा है कि हमारा किसान कैसे आत्मनिर्भर बने। वही किसान का 2200 रुपये कुंटल का गेहूं खरीदती है सरकार और 1 रुपया किलो वापस किसान को देती है। तो सरकार तो 2200 रुपये कुंटल खरीदती है और 1 रुपया किलो वापस देती है, तो इसमें कहाँ का अन्याय है? सरकार मतलब सरकार का कितना ये बड़ा सोच है कि 2200 रुपये किलो खरीद कर और 1 रुपये किलो में वापस किसान को देना, गरीबों को देना। अच्छा, जिस हिसाब से मेहनत करता है किसान, आपको नहीं लगता 22 रुपये किलो का जो गेहूं है ये सस्ता है? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। जिस परिस्थिति में किसान, कितनी धूप, कितनी ठंड, कितनी बरसात में, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कि मैं खुद भी काम करता हूँ। किसान की मूल्य तो कम है, हकीकत में किसान का मूल्य बढ़ना चाहिए, किसान का दाम बढ़ना चाहिए। हम भी यही मांग करते हैं कि किसान एक देश का ऐसा नागरिक है जिससे ये भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाता है और भारत देश में किसान ही सबसे बड़ा मजबूत शस्त्र है हमारा, इसलिए किसान का तो दाम बढ़ना चाहिए। तो अभी आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि अभी जो भी भाव है किसान के लिए वो कम है? बिल्कुल, मैं चाहूँगा किसान को सक्षम बनाया जाए, किसी भी प्रकार से, चाहे दाम देकर बनाया जाए, किसी भी योजना के तहत बढ़ाया जाए। पर हमारी सरकार ने एक और सोचा है कि अभी सभी किसानों का ब्याज वो माफ़ करेगी। हमारे किसान को कहीं न कहीं राहत देने वाली है हमारी सरकार अभी। नहीं तो अगर आप इस चीज़ को मानते कि 2200 रुपये प्रति कुंटल गेहूं की जो भी रेट है ये कम है किसानों के लिए, तो जब जीतू पटवारी ने सदन में 3000 प्रति कुंटल का एक मुद्दा उठाया था किसानों का, तो फिर उनको सदन से निलंबित क्यों करवाया गया? मैं आपको कहना चाहता हूँ, जीतू पटवारी जी से पूछना चाहता हूँ, जीतू पटवारी जी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, जीतू पटवारी जी की सरकार राजस्थान में है,
मगर जीतू पटवारी जी की माँ देखिए वहाँ क्या दाम है किसानों का, मतलब 1900-1800 रुपए किलो। वहाँ क्यों नहीं बढ़ा देते? वो झूठे वादे करते, डिवोर्स ले उनके वादा करते, वो पूरा नहीं करते। उनने पहले भी वादा करा था हम बेरोजगार को 4000 रुपये भत्ता देंगे, मगर उसके नाम पे बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने की बात करते हैं वो तो झूठे वादे करते। किसान के चक्कर में लोग आने वाले नहीं है, क्योंकि किसान ने पहले भी हमारा किसान को ठगा है। कांग्रेस की सरकार ने लाल पीले फार्म भरवाए, बोले हम कर्जा माफ करेंगे, वो किसी को कर्जा माफ नहीं करा है। और सब उसके कारण सभी किसानों के खाते डिफॉल्ट हो चुके हैं। वो किसान खून का आंसू रोया है। इसलिए हमारी सरकार ने सोचा है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ब्याज माफ करेंगे। नहीं तो कर्जा माफ करने की तो सर प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी उनकी ओर से, मगर हुआ नहीं है। कुछ 2-5% हुआ होगा पता नहीं, मगर हुआ नहीं है, पूर्ण नहीं हुआ है। आज इसकी वजह से किसान को इतनी मार पड़ी है कि किसान के जो खाते बेचारे, किसान बोले कि कर्जा माफ हो गया, किसान बैंक में गया नहीं है और उसका खाता डिफॉल्ट हो चुका, उसके ऊपर पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी लग गई और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर रहा। मुख्यमंत्री सीएम चेहरे के रूप में किसे देखना चाहते हैं आप? शिवराज सिंह चौहान या फिर वीडी शर्मा या फिर कोई अन्य? देखो, मुख्यमंत्री का, प्रदेश अध्यक्ष का मामला केंद्र का है, संगठन का है। हम तो जिसको भी बना लाएंगे हमारे बीच में चेहरा, वही हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। हमारा मुख्यमंत्री कमल का फूल है, या किसी को चेहरा ला दे, हमारा मुख्यमंत्री कमल का फूल। अच्छा, विपक्ष का आरोप था कि जब से बीजेपी की सरकार आई है मध्य प्रदेश में, तब से भ्रष्टाचार अपनी सीमा को लांघ चुका है। तो ऐसा क्या भ्रष्टाचार हो रहा बीजेपी में? बिल्कुल सही बोल रही है कांग्रेस कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ, ट्रांसफर उद्योग खोले गए, एक कर्मचारी का 3 जगह ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उनने जो किया है वही उनको दिखेगा। क्योंकि कांग्रेस वाला ने वही काम किया, भ्रष्टाचार। कितने भ्रष्टाचार किए हैं कि हमारे यहाँ के नेताओं ने तो उनके निजी जगह ग्रिड लगवा लिए, निजी जगह डैम बनवा लिए, ऐसे भ्रष्टाचार किया है। और पैसे का धंधा इंदौर में चलता था उनका, लेन देन का। इतने बड़े काम किए हमारे नेताओं ने, यहाँ के कांग्रेस के नेताओं ने। तो मैं कहना चाहूंगा ये कांग्रेस में होता है, बीजेपी में नहीं होता है। बीजेपी एक स्वच्छ छवि वाली पार्टी है। अच्छा, आप तो एक सांसद प्रतिनिधि हैं, इस बात से आप भली भांति वाकिफ होंगे कि जो यात्री प्रतीक्षालय बनता है, इसकी लागत लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए की आती है। और वही प्रधानमंत्री आवास की जो लागत है वो 1,20,000 से लेकर 40 के बीच में आती है। बाकी तो चाट पूछ कर जाते हैं गांव के नेता या फिर जो भी बिचौलिए रहते हैं। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखो, सिर्फ हमारे वरिष्ठ नेताओं की सोच है कि टैंकर, यात्री प्रतीक्षालय, आवास, ये सब बनना चाहिए। क्योंकि कई जगह ऐसी है, देखो अभी कुंडी पे रोड पे देख लिया हम, आज यहाँ पे कई बच्चे, मैं यहाँ निकल गया, बहुत बच्चे खड़ी थी वहाँ पे, बच्चे खड़े थे, धूप में खड़े थे। तो मैंने सांसद जी ने खुद ने निवेदन करा, मैं सांसद जी यहाँ पे एक प्रतीक्षालय लगाया जाए, चाहे क्योंकि वहाँ पे कुछ रेस्ट तो कर सकते हैं कोई जाने आने वाला, जहाँ पे मतलब छाया नहीं है। इसके बाद में आवास वाली बात है, आवास की मैं सोचता हूँ कि 1.5-2 लाख रुपये जो दे रही है सरकार, से कम पड़ता है, मगर फिर भी मैं चाहूँगा कि इसमें पैसा बढ़ाना चाहिए थोड़ा। वो सर 1.5 लाख तो नहीं दे रही है, क्योंकि आवास में लगभग 1.5 लाख का बोला गया है, लेकिन 12,000 पता नहीं कौन सी वो जो भी स्वच्छता मिशन के तहत जो उसके भी पैसे इसमें से माइनस कर रहे हैं। हालांकि वो एक अलग योजना थी, फिर भी इसमें से माइनस किया जा रहा है। अगर इसमें भी ऐसा होता है, अगर 2 भाई है, दोनों अलग हैं, दोनों के नाम पे अगर आती है आवास, तो दोनों के 12-12 माइनस किया जा रहा है, जबकि पहले एक ही उन्होंने शौचालय बनवाया। देखो, हमारी सरकार की नीति है कि आज के टाइम पे अपराध खुले में शौचालय के कारण बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि शौचालय, इस माध्यम से शौचालय बन जाए, इस माध्यम से गरीब के शौचालय बने, क्योंकि जमाना अपराधों का बढ़ रहा है और खुले में शौच करना एक बहुत बेकार व्यवस्था है। तो इसको सुधार किया जाए। अपनी माँ बहन बेटी भी अपन नहीं चाहते कि खुले में शौचालय जाए। इसलिए हाँ, जो उनके 12,000 रुपये कट रहे हैं, वो एक ही के कटने चाहिए, 2 के नहीं कटने चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा 2 के नहीं कटने चाहिए। ये बात पहुँचे कि उनको किसी भी माध्यम से उनको संतुष्ट करें। अच्छा, अभी मोदी सरकार ने नोटबंदी 2 की है, 2000 के नोट पे प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले जब शुरू हुआ था 2000 का नोट, तब बोला था काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपए खाते में आएगा हर एक व्यक्ति के। और अभी बंद किया, तब भी बोला कि काला धन या भ्रष्टाचार हम कम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया 15 लाख का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, 15 लाख मेरे खाते में आए। 15 लाख इनके खाते में आए। कैसे आए मैं बताता हूँ।
आप पहले जाइए 2013 के पहला, हर कोई भारत को आंख दिखाता था और भारत को डराता था, मगर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठा ले। भारत विश्व में अपना डंका बजा रहा है। भारत ने 370 कश्मीर से धारा हटाई, किसी में दम नहीं था कि हटा सके। नरेंद्र मोदी जी ने जो 500 साल पुराना मंदिर का पेस्ट लटका हुआ था, पड़ा हुआ था, लटका हुआ था, मंदिर बन रहा है। ये किसकी देन है? उस 15 लाख की देन है। वो 15 लाख इस रूप में मिल रहे हैं हमको। ऐसा शक्तिशाली नेता मिला जिसकी वजह से आज हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और विश्व में डंका बजा रहा है। यही हमारा 15 लाख है। नहीं, लेकिन जनता के खाते में तो नहीं आया ना। उन्होंने तो यही बोला था कि हर एक गरीब के खाते में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे, काला धन आ जाएगा। तो देखो, घर पे आटा आए या गेहूं आए, बात बराबर है। 15 लाख कैसे आए? 15 लाख का मतलब ये था, समझने का मतलब है उसमें कि हमारा देश को इतना मजबूत कर दे, हमारा देश को इतना ये मजबूत करे कि हमको खुद स्वतंत्र समझ में आए, हम आजाद है आज, हमको डर की स्थिति खत्म हो गई है। यही तो हमारे 15 लाख है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार देखी हमने, उस टाइम पे हमारे जवानों के सिर काट लिए जाते थे और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री चुप बैठे रहते थे, मोनी बाबा। आज अगर हमारा जवान सरहद पे निडर होकर, कोई दिक्कत नहीं है, देश की सेवा कर रहा है, तो आज ऐसा प्रधानमंत्री है हमारे पास, कुछ नहीं, अगर कोई हरकत करता है तो तुरंत उसका जवाब दिया जाता है। यही 15 लाख के हिसाब से हमारा जवाब है। एक छोटा सा सवाल था, अभी दिल्ली में एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, साक्षी का मर्डर हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, दिल्ली में मोनी बाबा बैठा है, वो केजरीवाल की वजह से सारा सिस्टम खराब हो रहा है। सर, सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथ में है वहाँ पे। मैं मान रहा हूं, मगर ये केजरीवाल की गलतियों के कारण हो रहा है वहां पे। वो केजरीवाल बोल रहा है कि मैं 10 लाख मैं उनको ये दूंगा, मैं हम सोचेंगे कार्रवाई हो, मगर ये सब केजरीवाल के कारण, केजरीवाल ने वहां गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रखा है और उसके कारण वहां पे अपराध बढ़ रहे हैं केजरीवाल के कारण। नहीं तो वहाँ पे सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में है, केजरीवाल क्या करेगा उसमें? अरे ये बीच में अड़चने बन के खड़ा हो जाता है। जब केंद्र सरकार कोई एक्शन लेती है, बोले हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, सरकार को करना नहीं दे रहा है, बीच में कहीं ना कहीं अड़चना पैदा करता है केजरीवाल। और केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो भारत के विरोधी नीतियों के साथ काम करता है। अच्छा, अभी इस साल में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 महीने में कई सारी योजनाएं लागू कर दी, तो इससे पहले सरकार कहाँ गई थी? ये याद नहीं आ रही थी योजनाएं लागू करना है। देखो, सबसे बड़ी बात यह, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी बेटी के लिए सोचा, बेटी को कैसे पढ़ाए। पहले हम बेटी को एक बोझ मानते थे, बेटी पैदा करना हम मतलब समझते नहीं थे कि बेटी पैदा की जाए, मगर हमारा जब से मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह जी चौहान, उनने हमको इतना धैर्य दिया, इतना मतलब सम्मान के साथ हम कह सकते हैं बेटी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? बेटी हमारे घर पे पहले पैदा होती थी, हम बहुत समझते थे। आज शिवराज सिंह जी ने उनको जन्म से लेके पढ़ाई के लिए किताबें, ड्रेस, साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, इसे शिवराज सिंह जी ने दिया। शादी के लिए 18 साल की होगी तो उनको पैसा मिलेगा। शिवराज सिंह जी ने बेटी के लिए इतना किया है क्योंकि उनने देखी है गरीबी कि बेटियों को कैसे पढ़ाया जाए, बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वो हाँ, हमारी बेटियों, आप 10th और 12th का ये रिजल्ट देखिए, हमारी बेटियां सबसे अव्वल आई है, क्योंकि बेटियां दिलचस्पी से दिल दिमाग लगाकर पढ़ती है और बेटियां ही आज हमारी IPS IAS के अधिकारी अधिकतर देखो बेटियां ही हैं हमारी। तो बेटियां हमारा देश का नाम कर रही है, हमारा मध्य प्रदेश का नाम कर रही है। क्यों? इसलिए लाडली जो बहना योजना चलाई है, ये भी इसको देख के चलाई, क्योंकि हमारे घर की जो माँ बहन बेटियां रहती थी, बेचारी कहीं ना कहीं जाती थी, वो तो 100 रुपया अपने पति से मांगती थी, लो जी मुझे 100 रुपया दे दो। 10 बार कहने के बाद वो 50 का नोट देता था, उसमें भी 10 बार सुनाता था। तो हमारी बहनें कहाँ आत्मनिर्भर थी, हमारी बहनों को दूसरे के ऊपर बोझ बनना लग रहा था। तो हमारे मामा ने सोचा, शिवराज सिंह चौहान जी ने सोचा कि हमारी बहनों को क्यों ना 1000 दिया जाए।
क्योंकि वो उनका खुद का खर्चा चला सके और खुद के पैसे से कहीं भी आ जा सके और खुद आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए योजना चलाई है ये। तो अगर आप बात करें लाडली बहना योजना का, तो इसमें 3.5 करोड़ लगभग महिलाएं हैं अपने एमपी में, उसमें से सिर्फ 1 करोड़ 1.25 करोड़ मान लीजिए 1.25 करोड़ को दिया जा रहा, बाकी की महिलाएं कहाँ से आई? उसमें एक क्राइटेरिया है जो इनकम टैक्स को उसमें हटाया गया है। जिनको 2 लाख रुपए की आई है ज़्यादा ऊपर, उनको हटा दिया गया है। जिनके घर पर नौकरी है उनको हटा दिया गया है। उन्हीं महिलाओं के लिए ज़्यादा ये फोकस किया गया है जो महिला मजदूरी करती है, मेहनत करती है, जिनके पास 2 लाख रुपए से नीचे की आई है, ऐसी महिलाओं को इसमें ये प्रावधान है इनको मिलने का। और कई महिला को इसमें पेंशन योजना में मिल रहा है लाभ, कहीं ना कहीं के सब प्रकार से कहीं ना कहीं योजना में लाभ मिल ही रहा है। तो जिनको जो कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा था उनके लिए योजना है ये। अच्छा, खिलचीपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा है, तो इसको बीजेपी आयोजन करवा रही है या फिर किसी की ओर से पर्सनली आयोजन किया जा रहा है? नहीं, वो तो एक धर्म गुरु है, कोई भी कराए। हम धर्म सभी धर्मों का सम्मान करते हैं हमारा, चाहे बीजेपी कराए, चाहे हमारा कोई भी धर्म की कोई भी कमेटी कराए या कोई भी हमारे समिति कराए, हम तो जो भी धर्म गुरु आएंगे उनको स्वागत करेंगे। यहाँ पे कोई भी कराए, है तो हमारे संस्कृत हिंदू राष्ट्र, वो उनका तो उनकी भी सोच है कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जाए। बस हम भी यही चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु कैसे बने, जो विश्व गुरु की बात करेंगे हम उनके साथ में हैं। नहीं तो वो तो ये भी बोलते कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू तो ऑलरेडी हिंदुस्तान है, इसको और कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? ऐसे बनाएंगे, आज पाकिस्तान में चली जाइए, आज पाकिस्तान की हालत देखिए आप, बांग्लादेश की हालत देखिए आप, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ भले मोहम्मद हिंदू है मगर वहाँ पे हिंदू राष्ट्र मानते सारे। हमारे भारत में ऐसा नहीं है, हमारे भारत में हिंदू होकर भी हिंदू आज असुरक्षित महसूस करता है। यहाँ पे देखिए आप केरल का मामला देखिए, वो द केरल स्टोरी देखिए आप कर्नाटक का राज, देखिए आप पश्चिम बंगाल की हालत क्या है, जहाँ पर ये लोग बहुसंख्या में हो गए, वहाँ के हिंदुओं के साथ में क्या अत्याचार कर रहे। अगर ये भारत में बहुसंख्या हो गया तो भारत को गुलाम बना देंगे, ऐसी सोच है इन लोगों की। तो हमारी क्या गलत सोच है? हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम भारतीय क्यों भारत के लोग हैं, भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इस बात पर हम बात करते हैं। तो बहुसंख्यक तो हिंदू है ना, वो तो अल्पसंख्यक है, फिर भी आप कैसे आप डरते हो? देखिए आप केरला की पश्चिम बंगाल की देखिए, खुलेआम वहाँ पे मस्जिद में ले जाकर एक लड़का का मर्डर कर दिया जाता है, अगर वो आरएसएस का कार्यकर्ता का जिसके बाद में उनकी लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया ले जाता है क्योंकि जहाँ ये लोग बहुसंख्यक है, जिस स्टेट में आप केरला में देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए, कर्नाटक में देखिए, वहाँ इनकी हालत देख लीजिए। अगर यहाँ भी ये बहुसंख्यक हो गए तो हमारी भी हालत ही हो जाएगी। इसलिए पहले हमको जागना पड़ेगा। हम सोते रहेंगे तो पहले भी हम गुलाम रहे, फिर गुलाम हो जाएंगे। बस वो इस्लामिक देश बना देंगे इसको, हम जागे नहीं तो। जब कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक विधायक है सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने बोला था कि प्रदीप जी मिश्रा और बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये बड़ी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। क्या है, इन कांग्रेसियों को पेट में दर्द होता है। कोई हिंदुत्व की बात करता है तो इन कांग्रेसियों को पेट में दर्द होता है, इनको जलन होती है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, हमारा हिंदू सुरक्षित रहे। ये वोटों की राजनीति करते हैं, ये कैसे मोहम्मदन के पक्ष में बोलेंगे, किस के पक्ष में बोलेंगे। ये क्या है कि वोट की राजनीति करते हैं। इनको समाज और हिंदू समाज से कोई मतलब नहीं है। 2 दिन बाद माफी भी मांगी उन्होंने। मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। इनको कोई मरो कोई जियो, इनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वोट कैसे आए, गधे को बाप बना लेते हैं।